हेलो दोस्तों, मकसूदी क्लास में आपका स्वागत है। और हाई स्कूल 10th जो मैथ का हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे उसके आगे का क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और जिसने भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी है, ऊपर लिंक में जाकर देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हमने इससे पहले भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए हैं, लेकिन वो 2 संख्याओं के किए हैं, इस बार 3 संख्याएं हैं, तो उनका भी हमें उसी तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड लिख लो। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, तो ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, अब हम 15 के अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 से इसको काटेंगे, 3 पंचे 15, और ये कटेगा 5 से, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5। तो ये 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 5। अब हम करेंगे 21 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, और 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, तो 21 का हो जाएगा 3 गुणा 7। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे इसमें, हमने क्या देखा, हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। तो जो कॉमन वाला हम देख लेते हैं, इसमें भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, और इसके अंदर भी 3 है। ठीक, तो जो हमारा एचसीएफ है वो कॉमन चीज होती है, तो ये कॉमन वाला हो जाएगा 3। तो इस सवाल का जो एचसीएफ है वो है 3। और एलसीएम में हम कॉमन के अलावा जो भी है वो शामिल करते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका जो एलसीएम है वो कितना होगा। ठीक, तो एलसीएम में 3 कॉमन वाला हमने ले लिया, और बचा क्या है, यहाँ पर 2 बचा है, 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 कर देंगे। इधर 5 बचा है, इधर 7। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं एक बार। ठीक, तो इसको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 5 और 2 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 6, और 6 की 7 से करेंगे तो आएगा 42, तो आ जाएगा 6 सत्ते 42, और गुणा में 10, तो ये हमारा जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा 420। इस तरीके से गुणा आसान बन जाती है, हमें 0 बनाना होता है गुणा में। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया 420। तो गाइस हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 देखें तो हमें 17 का गुणनखंड देखना है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब 17 के अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, 17 से 87 कटेगा, इन तीनों संख्याओं का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 17, 23 एंड जो 19 है, 23 और जो 29 है, ठीक, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसमें एक कॉमन होगा, तो एचसीएफ इसका बन जाएगा 1। और एलसीएम अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम इसमें इन सारी संख्याओं का गुणनफल हमें करना होगा, वही इसका एलसीएम होगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 17 गुणा 23 गुणा 29 की जब आप गुणा करेंगे तो इसका जो गुणनफल है वो आ जाएगा 11,339। ठीक, तो इसका एलसीएम आ गया 11,339। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब हम देखेंगे 8 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, तो इसको हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक, अगर हम बात करें 9 की, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3, ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। और अगर हम बात करें 25 की, तो ये होगा 5 गुणा 5। तो अब हम इसमें जब देखते हैं तो इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर बस 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। तो जब कुछ कॉमन नहीं, इसका मतलब एक कॉमन होगा, तो एचसीएफ बन जाएगा 1। ठीक, और एलसीएम की अगर हम बात करें तो जितने भी हैं वो सारा एलसीएम बन जाएगा। तो एलसीएम हम इसका लिख देते हैं। एलसीएम आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, तो ये बन गया इसका एलसीएम। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई में 0 बनाना जरूरी है, तो आसानी से हो जाती है। तो 2 और 5 की करेंगे 10 आ जाएगा, इस 2 और 5 की करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक, और ये आ जाएगा 3 3 9 दूनी 18। तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, जो इसका जो एलसीएम है
यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 10, ये दो जगह हमने 10 किया था तो ये 2 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1800। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है। तो हमें इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था HCF गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक। तो उसका यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या दिया गया, हमें HCF दिया गया है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो जो फार्मूला होता है वो होता है एलसीएम गुणा HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक। दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक। तो जो एलसीएम हमें फाइंड करना है, HCF हमें 9 दिया गया है और संख्याएं कौन सी हैं, एक है 306 और एक है 657, ठीक। तो इस 9 से जब हम इसे काटेंगे तो ये आएगा 9 3 27, ठीक। और यहाँ बचेगा 3, 9 चौक 36, तो ये 34 बार में इसे 9 काट देगा। तो एलसीएम इसका जो आएगा, जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 34 से तो ये आ जाएगा 22,338। इसका एलसीएम कितना आ गया, 22,338। मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, सबको आता होगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इन्होंने यह पूछा है कि अगर n की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं तो क्या जो 6 की पावर n है वो जो संख्या बनेगी वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए चेक करते हैं इसको हम। तो हम देख लेते हैं n बराबर अगर हमने 1 रखा, ठीक। तो n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये संख्या बनेगी 6, ठीक। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 ये लिख सकते हैं। तो अगर 2 गुणा 3 कर रहे हैं तो 0 पर समाप्त नहीं हुई। अगर n बराबर हमने 2 पुट किया तो 6 की पावर जब 2 हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 का स्क्वायर कर देंगे, एक स्क्वायर हम, ठीक। और अगर हम जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 3 3 9, तो ये कितना बना 36। तो इस बार भी ये 0 पर समाप्त नहीं हुई, ठीक। तो इसी तरीके से n की वैल्यू अगर हम पुट करें 3 तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3, तो ये 2 गुणा 3 की पावर 3। ये भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ये भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो 0 पर समाप्त संख्या कब हो सकती है, जब जो संख्या है वो 2 गुणा 5 और पावर n हो, क्योंकि 5 जब 2 से गुणा करेगा तब 10 बनेगा। तो अगर 10 बनेगा तभी 0 आएगा, वरना 0 नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 6 की पावर n है, 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक। समाप्त नहीं हो सकती, ये हमने यहाँ से चेक कर लिया है। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन बचे हैं 6 और 7, उनको भी सॉल्व करते हैं। नंबर 6 हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 जो संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये हमें बताना है कि दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है, जो अपने अलावा और किसी संख्या से एक और अपने अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए तो भाज्य होती है। तो हम इसका इसके हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, ठीक। तो पहली संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक। ये हमने पहली संख्या ले ली। तो यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब 13 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 7 गुणा 11 और ये प्लस में बचेगा 1, ठीक। तो ये आ जाएगा 13 और ये 11 सत्ते 77 और प्लस में 1, ठीक। तो ये आ जाएगा 13 और ये हो जाएगा 78, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसको हम लिख सकते 13 78 के गुणनखंड करें तो ये आ जाएगा 13 गुणा 6 और गुणा में हम 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये संख्या है वो किस किस से डिवाइड हो रही है, एक तो 13 से,
एक 6 से और 1 से, तो इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि ये भाज्य है। इसी तरीके से हम देखेंगे संख्या दूसरी जो है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक, ये दूसरी संख्या हमने ले ली है, तो यहाँ से 5 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले रहे हैं 5 को। अब ब्रैकेट में क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 और गुणा 2, और प्लस में इधर क्या बचेगा 1। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5। ठीक, अब यहाँ से मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं इनकी, तो ये आएगा 12, 4 3 12 हो जाएगा, और ये 6 सत्ते 42 और 42 दूनी 84। तो इस तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 84 गुणा 12 प्लस 1। ठीक, तो ये आएगा 5, 12 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48 और 12 अट्ठे 96 और 96 और 4 100, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक, तो ये इतना आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और इसको इसमें जब ऐड करेंगे तो ये बचेगा 1009। ठीक, 1009 आ जाएगा। 1009 जो है वो किसी से भी नहीं कटेगा, खुद से कटेगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, जो ये वाली संख्या है वो किस किस से डिवाइड हो रही, 5 से और 1009 से, और 1 से तो हो ही रही है, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, क्योंकि इनके और भी गुणनखंड हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से समझिए, ये वर्ड प्रॉब्लम है, लंबा क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक, इतना हमें इसमें देखना है। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वो दोनों कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो ये हमारा वृत्ताकार पथ है। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन कहाँ से चलना प्रारंभ करता है। तो मान ले रहे हैं कि जो हमारा यहाँ से इन दोनों ने चलना प्रारंभ किया है। ठीक, यहाँ पर मान लिया पॉइंट ए, मान लिया हमने इस पॉइंट ए से चलना प्रारंभ किया है। तो यहाँ पर आप देखिए जो सोनिया है उसको हम मान ले रहे हैं एस। ठीक, और जो रवि है उसको मान ले रहे हैं आर। तो ये एस और आर चलना यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अब क्या लिखा है कि जो सोनिया को एक चक्कर पूर्ण करने में 18 मिनट लगते हैं। इसको क्वेश्चन को अगर हम ऐसे ही समझें तो इसमें आप देखिए, जब सोनिया यहाँ से एक चक्कर लगाएगी, ठीक, यहाँ से जब एक चक्कर लगाएगी इस पथ पर, यहाँ तक पहुँचेगी 18 मिनट में। ठीक, और जो रवि है वो यहाँ से जब चक्कर लगाएगा तो यहाँ से 12 मिनट में पहुँचेगा, और 18 मिनट में वो आधा चक्कर और लगा चुका होगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 18 मिनट में। ठीक, अब जब सोनिया यहाँ से दोबारा एक चक्कर को अपना पूरा करेगी तो यहाँ जब पहुँचेगी वो, तो यहाँ 9 मिनट में, फिर 18 मिनट में। तो अगले 18 मिनट में आपने देखा कि वो दूसरा चक्कर कितना 36 मिनट यहाँ हो जाएगा। लेकिन जो रवि है वो 36 मिनट में अपनी पुनः स्थिति पर दूसरी बार आई है। ठीक, वो 36 मिनट में अपनी प्रारंभिक स्थिति पर उसने 2 चक्कर पूर्ण कर लिए हैं। और जो रवि है वो 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो जब वो 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा अपनी प्रारंभिक स्थिति पर पहुंचेगा, दूसरी बार लगाएगा 24 मिनट में दूसरी बार, और 36 मिनट में लगाएगा तो तीसरी बार। इसका मतलब क्या हुआ कि 36 मिनट में वो दोनों अपनी प्रारंभिक स्थिति पर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका आंसर इस तरीके से देख लिया है। अब हम इसका आंसर अगर निकालने के लिए इन दोनों जो समय इन्होंने एक चक्कर में इनको जो समय लगता है उसमें अगर हम देखें तो अगर उसका हम एलसीएम फाइंड कर दें तब भी हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे मिलेंगे। तो आइए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो अगर एलसीएम निकालें 18 और 12 का, ठीक, संख्या 18 और 12 जो इन्हें टाइम लगता है एक चक्कर पूर्ण करने में, तो अगर हम 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 2।
ठीक है, 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। अगर हम 12 के गुणनखंड लिखें तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, तो ये 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन इसमें देखते हैं पहले क्या है। तो इसमें 2 कॉमन है, तो एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसको लिखते हैं पहले। अब जो बचा है यहाँ पर 3 भी कॉमन है, ठीक, तो 3 को भी लिख ले रहे हैं एक बार। अब यहाँ पर 2 और 3 बचा है तो उसको हम अलग अलग लिख लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 2। ठीक, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9 चौक 36, तो ये आ जाएगा 36। तो एलसीएम फाइंड करने पर भी क्या पता चल रहा है कि वो कहाँ पे मिलेंगे, 36 मिनट पर। तो यहाँ पर हम एक लाइन लास्ट में लिख देंगे कि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति पर पुनः मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद मिलेंगे ये दोनों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 36 मिनट बाद ये दोनों अपनी प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे। तो गाइस, हमारी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर समाप्त होती है। अगले जो वीडियोस आएंगे उनमें हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, और जिसने भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जो ऊपर वीडियो आ रहे हैं, वो वहाँ से देख सकता है। और गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए लोग हैं, और चैनल को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। धन्यवाद।